हेलो स्टूडेंट, आज क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखो, फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी टॉपिक छोटा है। 3 स्पेक्ट्रोस्कोपी हम लोग को पढ़ने रहते हैं इसमें। रोटेशनल, जिसको माइक्रोवेव बोलते हैं, वाइब्रेशनल, जिसको इंफ्रारेड बोलते हैं, और रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, एक नए क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलता है। टॉपिक इजी है, ठीक है। यदि पेपर जो है यही छत्तीसगढ़ में सेट होता है तो स्पेक्ट्रोस्कोपी और क्रोमेटोग्राफी से क्वेश्चन देखने को ज़्यादा मिलते हैं। तो मान के चलो, भले टॉपिक छोटा है बट क्वेश्चन हम लोग को ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात मैं ये देख रहा हूँ कि कुछ स्टूडेंट जो है देखते हैं, वीडियो प्ले करते हैं, ठीक है, लेकिन जैसे ही देखते हैं कि कोई टीचर व्हाइट बोर्ड में पढ़ा रहा है, अरे आज तो डिजिटल बोर्ड का ज़माना है, फिर भी व्हाइट बोर्ड में पढ़ा रहा है, पता नहीं क्या पढ़ा है करके तुरंत स्किप कर देते हैं। तो देखो, आप डिजिटल बोर्ड या व्हाइट बोर्ड में मत जाओ, ठीक है। आप ये देखो, कंटेंट देखो कि आपको कंटेंट रिलेवेंट मिल रहा है कि नहीं, अच्छे से कंटेंट मिल रहा है कि नहीं, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। चाहे फिर आप व्हाइट बोर्ड से पढ़ो या डिजिटल बोर्ड से पढ़ो, वो मैटर नहीं करता है। आपके लिए कंटेंट मैटर करता है कि वो कंटेंट आपका एग्जाम क्वालिफाई करा पाएगा कि नहीं, चाहे आप कंटेंट व्हाइट बोर्ड में देखो या डिजिटल बोर्ड में देखो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी। फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी, देखो इसमें हम लोग को 3 पढ़ना है। रोटेशनल, जिसको हम लोग माइक्रोवेव बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसी के बारे में बात कर लेते हैं, हमारा रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं और भी अदर लैंग्वेज में, इसको हम लोग माइक्रोवेव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइक्रोवेव भी बोलते हैं, माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपी आता है इसमें माइक्रोवेव का हम लोग जो है यूज करते हैं, ठीक है। माइक्रोवेव का यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है, इसलिए हम लोग इसको माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं। इसमें आपको और क्या पता होना चाहिए कि कौन कौन से मॉलिक्यूल रोटेशनल एक्टिव होंगे। रोटेशनल एक्टिव कहने का मतलब कौन कौन से मॉलिक्यूल रोटेशन दिखाएंगे, रोटेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी हम लोग उनको यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो याद रखना कि जितने भी ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है, परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है, ठीक है, वही लोग जो है रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी शो करते हैं, बाकी और मॉलिक्यूल शो नहीं करते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें HOCl, ठीक है, HCl, इनमें क्या पाया जाता है? परमानेंट डाइपोल मोमेंट देखने को हम लोग को मिलता है। इट मीन्स ये रोटेशनल एक्टिव होंगे। रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी हम लोग यूज करेंगे तो इनका स्पेक्ट्रा हमको दिखेगा, ठीक है। दूसरी बात कि स्टेट कौन सा, जो हम लोग सैंपल लेते हैं उस सैंपल का स्टेट क्या होना चाहिए? गैसियस स्टेट में होना चाहिए, ठीक है। रोटेशन दिखाने के लिए मॉलिक्यूल को फ्री रहना चाहिए। फ्री इट मीन्स उसको गैस फॉर्म में रहना चाहिए, तभी वो रोटेशन शो कर पाएगा। लिक्विड और सॉलिड स्टेट में वो रोटेशन शो नहीं कर पाता है। तो जो भी सैंपल हम लोग लेंगे वो गैसियस होना चाहिए। सॉलिड और लिक्विड सैंपल जो है रोटेशन स्पेक्ट्रा नहीं दिखाते हैं, माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा नहीं दिखाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं इसके बारे में। कितने टाइप के रोटेटिंग मॉलिक्यूल होते हैं? कितने टाइप के रोटेटिंग मॉलिक्यूल होते हैं? टाइप्स ऑफ रोटेटिंग मॉलिक्यूल, ठीक है, टाइप्स ऑफ रोटेटिंग मॉलिक्यूल। तो इसको हम लोग जो है 4 कैटेगरी में देखते हैं। पहला हम लोग देखते हैं लीनियर मॉलिक्यूल। क्या देखते हैं? लीनियर मॉलिक्यूल। लीनियर मॉलिक्यूल, लीनियर मॉलिक्यूल जितने भी हमारे डाई एटॉमिक एटम्स होते हैं, ठीक है, वो सब किसमें आ जाएंगे? लीनियर मॉलिक्यूल में आ जाएंगे। पॉली एटॉमिक भी अगर हम लोग के पास मॉलिक्यूल अगर वो लीनियर, जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, तो भी किसमें आ जाएगा? लीनियर मॉलिक्यूल में आ जाएगा, ठीक है। हम लोग एग्जांपल लेते हैं किसका? CO का, HCl का, ये सब किस टाइप के मॉलिक्यूल हैं? लीनियर मॉलिक्यूल हैं। तो इनके लिए जब हम लोग कोऑर्डिनेट बनाएंगे, ठीक है, IA, IB, IC और IA, ये क्या होते हैं? 3 डायरेक्शन। जब कोई मॉलिक्यूल घूमता है, रोटेट करता है, तो उसके तीनों अक्षों में, X, Y और Z अक्ष में
तीन प्रकार के जड़त्व, तीन प्रकार के इनर्शिया काम करते हैं, मोमेंट इनर्शिया काम करते हैं, ठीक है। तो उसी को हम लोग शो करते हैं IA, IB और IC से। तो जब कोई लीनियर मॉलिक्यूल रोटेट करता है तब उसके लिए IB और IC इक्वल हो जाता है। दो एक्सिस के जो इनर्शिया होते हैं वो क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, और जो IA एक एक्सिस का इनर्शिया होता है वो जीरो हो जाता है। इनर्शिया कब जीरो होता है, जब मॉलिक्यूल ऐसे घूमे कि उसको वेट में चेंज ना महसूस हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वहां पे इनर्शिया जीरो हो गया। जैसे इसको मैं अगर ऐसे ऐसे घुमाऊंगा तो इसको अपने वेट में चेंज नहीं दिखेगा, ठीक है, कहीं पर भी वेट में फ्लक्चुएशन नहीं दिखेगा। तो ये एक्स एक्सिस का रोटेशन है, तो ये IA0 बोलेंगे इसको। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा तो इसको इसके वेट में चेंज दिखेगा, महसूस होगा कि मैं ऊपर नीचे जा रहा हूँ, या इसको मैं ऐसे घुमाऊंगा तो भी इसको महसूस होगा। तो IA और IB दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, इक्वल अमाउंट में होंगे, और हमारा IA क्या हो जाएगा, जीरो। हमको वहां पे मूवमेंट महसूस नहीं होगा, ठीक है। तो इस केस में एक ही होगा हमारे पास, इसके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक ही होगा, दैट इज इक्वल टू, हम लोग बोल सकते हैं क्या, IB इज इक्वल टू IC, एक ही हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। तो जितने भी लीनियर मॉलिक्यूल होते हैं उनके पास एक ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ठीक है। दूसरा लीनियर के बाद क्या है, उसके बाद आता है दूसरा क्या, स्फेरिकल टॉप। क्या आता है, स्फेरिकल टॉप। स्फेरिकल टॉप, स्फेरिकल टॉप में देखो IA बराबर होता है IB के, बराबर होता है क्या, IC के। ऐसा कब होगा, जब मॉलिक्यूल सब तरफ से एक जैसे दिख रहा है, जैसे भी देखो वो एक जैसे दिख रहा है, आप उसको घुमाओ जैसे भी करो सेम टू सेम दिख रहा है, कोई भी चेंजेस आपको नहीं दिख रहा है। जैसे जितने भी परफेक्ट टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल होते हैं, जितने भी परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल होते हैं, सारे के सारे क्या होते हैं, सारे के सारे स्फेरिकल टॉप दिखाते हैं, सारे के सारे जो है स्फेरिकल टॉप दिखाते हैं, ठीक है। जितने भी परफेक्ट, जैसे हमारा CH4 हो गया, SF6 हो गया, ठीक है, ये क्या होंगे, स्फेरिकल टॉप में आएंगे। इनके पास भी इनर्शिया केवल कितना होगा, एक ही होगा, क्योंकि तीन है लेकिन तीनों क्या हो जा रहे हैं, सेम हो जा रहे हैं। तो ओवरऑल क्या बोलेंगे, एक ही है बोलेंगे इसके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है, ठीक है। तीसरा स्फेरिकल टॉप के बाद आता है क्या, सिमेट्रिक टॉप। क्या आता है हमारे पास, सिमेट्रिक टॉप, ठीक है। इसमें क्या होगा, दो बराबर होंगे, ठीक है, IB और IC बराबर होते हैं, बट IA बराबर नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे IA0 भी नहीं होगा, IA का कुछ वैल्यू होगा, वो IB और IC से कम होगा या ज्यादा हो सकता है, दोनों कंडीशन हो सकता है, ठीक है। तो दोनों कंडीशन के दो स्थिति याद है इसमें, एक को हम लोग बोलते हैं क्या, प्रोलेट, एक को बोलते हैं क्या, प्रोलेट। जब मॉलिक्यूल शटलकॉक स्ट्रक्चर का हो, जब हम लोग बैडमिंटन खेलते हैं उसके चिड़िया का स्ट्रक्चर का हो, ठीक है, जब मॉलिक्यूल चिड़िया के स्ट्रक्चर का हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोलेट बोलते हैं। और जब हम लोग तावा फेंकते हैं, तावा फेंक वाला जो प्रतियोगिता होता है, तो तावा शेप का हो, डिस्क शेप का हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, ऑब्लेट। तो जब मॉलिक्यूल प्रोलेट शेप का होगा तब यहाँ पे IB और IC तो बराबर होंगे ही, लेकिन ये बड़े होंगे किससे, IA से, ठीक है। और अगर ऑब्लेट होगा तो IB और IC तो बराबर होंगे ही, लेकिन ये दोनों छोटे होंगे किससे, IA से। ये कैसे दिखेगा, अगर हम लोग बनाए मॉलिक्यूल को तो ऐसे दिखेगा, ये हमारा IA हो गया, ये IB हो गया, और यहां से निकालो क्या, IC, ठीक है। और अगर इसको बनाएंगे तो कैसे दिखेगा, डिस्क फॉर्म में दिखेगा इस टाइप से। ये हमारा IA हो गया, ये IB हो गया, और यहां से एक निकाल दो IC। तो इसके पास कितने टाइप के इनर्शिया होंगे, दो टाइप के इनर्शिया होंगे, ठीक है। एक इनर्शिया IB इक्वल टू IC के बराबर होगा, दूसरा इनर्शिया IA। दो टाइप के यहाँ पे इनर्शिया काम करेंगे, दो इनर्शिया वैल्यू होगा इसका, इस मॉलिक्यूल, इस टाइप के मॉलिक्यूल का, सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल का। इसमें आप लोग याद रखना, जितने भी सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल होते हैं उनमें जो प्रिंसिपल एक्सिस होगा वो या तो 3 होगा, या तो 3 होगा, या 3 से बड़ा होगा, ऐसे, या तो 3 होगा प्रिंसिपल एक्सिस। रोटेशनल एक्सिस हम लोग कल पढ़े हैं, ठीक है, ग्रुप थ्योरी, उसमें बताया हूं मैं आप लोग को कि रोटेशनल एक्सिस यहाँ पे 3 से ज्यादा होना चाहिए, 3 के बराबर होना चाहिए, तभी मॉलिक्यूल सिमेट्रिक टॉप की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। याद रखना इसमें 3 से बड़ा होना चाहिए या बराबर होना
चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। चौथा, एसिमेट्रिक टॉप। एसिमेट्रिक टॉप के बारे में, सिमेट्रिक टॉप के बाद क्या, एसिमेट्रिक टॉप। इसमें आई ए, आई बी, आई सी, आई ए बराबर नहीं होता आई बी के, बराबर नहीं होता आई सी के। मतलब इसके पास 3 इनर्शिया होंगे, क्योंकि तीनों बराबर नहीं है, तीनों बराबर नहीं है। इसमें जो प्रिंसिपल एक्सिस होगा वो, उसका वैल्यू जो है 2 से कम होगा या बराबर होगा, 2 से कम होगा या बराबर होगा। ठीक है, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है मेथेनॉल। सबसे बेस्ट एग्जांपल हम लोग क्या लेते हैं, मेथेनॉल। एक किस टाइप का मॉलिक्यूल होता है, एसिमेट्रिक टॉप टाइप का मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, हमारा H2O हुआ, H2O2 हुआ, NO2 हुआ, एंथ्रासिन हुआ, H3BO4 हुआ। ठीक है, ये सब किस में आते हैं हमारे, ये सब आते हैं किसमें, एसिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल में, जिसमें तीनों इनर्शिया अलग अलग होते हैं, 3 इनर्शिया वैल्यू होते हैं। ठीक है, 3 मोमेंट ऑफ इनर्शिया होते हैं। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, आई कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो हम लोग 2 स्थिति लेके चलते हैं। आई को निकालने के लिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हम लोग 2 स्थिति लेके चलते हैं। पहला स्थिति हम लोग देखते हैं कि हमारा मॉलिक्यूल लीनियर हो, क्या हो, लीनियर हो, और उसके जो दोनों एंड है वो दोनों सेम हो। एंड क्या हो, सेम हो। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा कार्बन डाइऑक्साइड लीनियर मॉलिक्यूल है और दोनों एंड में क्या है, ऑक्सीजन है। तो जब इसके लिए हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है 2m1r1 का स्क्वायर, 2m1r1 का स्क्वायर होता है। ठीक है, हमको मास पता होना चाहिए, डिस्टेंस पता होना चाहिए, मास किसका, इन दोनों का, इन दोनों से किसी एक का मास पता होगा तो काम चल जाएगा। ठीक है, और r1 का स्क्वायर, इनके बीच डिस्टेंस कितना है इसका स्क्वायर कर देंगे हम, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। अगर हमारा मॉलिक्यूल लीनियर है, मान लो क्या है, लीनियर है, बट एंड क्या है, एंड ग्रुप क्या है, अलग अलग है, डिफरेंट है, डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल HCl, फॉर एग्जाम्पल क्या, HCl लीनियर है बट दोनों क्या है, अलग अलग है। तो उस कंडीशन में हमारे आई के लिए फॉर्मूला होता है म्यू आर स्क्वायर, म्यू आर स्क्वायर, जहां पे म्यू क्या है, म्यू क्या होता है, म्यू होता है रेड्यूस्ड मास, अपचयित द्रव्यमान, रेड्यूस्ड मास। फॉर्मूला क्या होता है, m1 इंटू m2 अपॉन m1 प्लस m2 होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, m1 इंटू m2, यहाँ नहीं दिख रहा होगा, म्यू इज इक्वल टू m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, ये होता है रेड्यूस मास का फॉर्मूला। इसको हम लोग ज्यादा यूज करते हैं इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में, इसका जरूरत हम लोग को ज्यादा पड़ता है, क्योंकि हमारे सिलेबस में अगर हम लोग देखेंगे जहां से क्वेश्चन आता है तो HCl HBr अगर देखने को मिलते हैं तो डिफरेंट ग्रुप वाले हैं, तो ये फॉर्मूला हम लोग ज्यादा यूज करने वाले हैं, इसको आप लोग ज्यादा ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया, हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं किसके बारे में, रोटेशनल एनर्जी लेवल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे, रोटेशनल एनर्जी लेवल। देखो ये जो इसका पोर्शन है ना स्पेक्ट्रोस्कोपी का, ये इजी रहता है। इजी क्यों रहता है, चीजें बहुत लिमिटेड है, बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, चीजें वही वही हैं, एक बार कर लो, कंठस्थ कर लो, एक बार अच्छे से याद कर लो, जिंदगी भर काम आएगा। ठीक है, जिंदगी भर ये काम आता है स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो हर कॉम्पिटिशन एग्जाम में हम लोग को देखने को मिल जाता है, अगर केमिस्ट्री है वहां पे तो बढ़िया है, एक बार कर लो, भीड़ भाड़ के। और स्पेक्ट्रोस्कोपी तीनों में है ना, आपको फिजिकल में भी है, इनऑर्गेनिक में भी है, ऑर्गेनिक में भी है। तो यदि आप तीनों को अच्छे से कर लेते हो ना, तो मान के चलो आपके 4-5 क्वेश्चन जो है केवल स्पेक्ट्रोस्कोपी से बन जाएंगे। ठीक है, अगर स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्रोमेटोग्राफी को ऐड कर दिया जाए तब तो फिर मान के चलो सेट में आपको 10 क्वेश्चन, ठीक है, मोटा मोटा 10 क्वेश्चन आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी और क्रोमेटोग्राफी इंक्लूड करके देखने को आपको मिलेगा। पिछले बार का अगर सेट का एग्जाम का क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो देखना उसमें क्रोमेटोग्राफी और स्पेक्ट्रोस्कोपी से आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिखेंगे, 8 से 10 क्वेश्चन दिखेंगे। ठीक है, अगर 10 क्वेश्चन आपको मिल रहा है तो इसको तो बिल्कुल करना चाहिए। आज अभी फिजिकल का कर रहे हैं, फिर इनऑर्गेनिक का करेंगे, ऑर्गेनिक का भी करेंगे। ठीक है, सबका करेंगे। चलिए बात करते हैं रोटेशनल एनर्जी लेवल्स। क्या, रोटेशनल
एनर्जी लेवल्स, रोटेशनल एनर्जी लेवल। इसके लिए हमारे पास दो फार्मूला होता है। इसके लिए हमारे पास कितने फार्मूले होते हैं? दो फार्मूले होते हैं। एक होता है E इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपान 8 पाई स्क्वायर आई इंटू जे प्लस 1, ये एक फार्मूला होता है। दूसरा फार्मूला होता है H अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई सी जे इंटू जे प्लस 1। ये दोनों दिखाते हैं किसको? रोटेशनल एनर्जी लेवल को दिखाते हैं। दोनों के दोनों फार्मूले किसके दिखाते हैं? रोटेशनल एनर्जी लेवल को दिखाते हैं। अब समझना यहाँ पे दोनों में डिफरेंस क्या है। तो पहला बात, ये एनर्जी को बताता है किसमें? जूल में। ये एनर्जी को बताता है पर सेंटीमीटर में। यहाँ पे एनर्जी का यूनिट जूल है और यहाँ पे एनर्जी का यूनिट पर सेंटीमीटर है। तो क्वेश्चन में आपको देखना है कि कौन से यूनिट में आपको दिए गए हैं वैल्यू जो है, उस वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला चूज करना है। अब यहाँ पे कौन कौन क्या क्या है? एच को तो बचपन से जा रहे हैं हम, ठीक है, प्लांक कांस्टेंट। 8 पाई को भी बचपन से जा रहे हैं, ठीक है। आई अभी देखे हम लोग क्या? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हम लोग दो फार्मूला देखे, एक देखे m1 r1 स्क्वायर, दूसरा म्यू r स्क्वायर, ठीक है। अब आता है यहाँ पे क्या? जे। तो जे होता है हम लोग का क्या? रोटेशनल एनर्जी लेवल्स। क्या होता है? रोटेशनल एनर्जी लेवल नंबर। ये हमारा एनर्जी लेवल को बताता है, ठीक है। किसको बताता है? ये रोटेशनल एनर्जी लेवल को बताता है हमारा। किसको? कौन? जे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या किया जाता है, सिलेक्शन रूल के बारे में बात किया जाता है। सिलेक्शन रूल क्या होगा? जितने भी स्पेक्ट्रोस्कोपी होते हैं सब में हम लोग क्या देखते हैं? सिलेक्शन रूल। सिलेक्शन रूल मतलब देखो होता क्या है, स्पेक्ट्रोस्कोपी में कोई भी मॉलिक्यूल एनर्जी ऑब्जॉर्व करता है और लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाता है। तो किस कंडीशन में एनर्जी ऑब्जॉर्व होगा और लोअर से हाई में जाएगा? सारे के सारे मॉलिक्यूल कहीं भी नहीं जा सकते। उनके लिए एक नियम बना है कि मॉलिक्यूल इतना एनर्जी ऑब्जॉर्व करेंगे तो यहाँ से इस एनर्जी लेवल में जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए सिलेक्शन रूल होता है डेल जे इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। मतलब जो मॉलिक्यूल है वो एक एनर्जी लेवल ऊपर या एक एनर्जी लेवल नीचे जा सकते हैं। मान लो मेरे पास बहुत सारे एनर्जी लेवल हैं, 0, 1, 2, 3 मॉलिक्यूल यहाँ है, तो एक यूनिट ऊपर जा सकता है, ठीक है। या फिर मान लो मॉलिक्यूल यहाँ पे है तो एक यूनिट ऊपर जा सकता है या एक यूनिट नीचे आ सकता है। ऐसा नहीं कि मॉलिक्यूल 0 में तो सीधा 2 में चला गया या 0 में तो सीधा 3 में चला गया। जा सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं जा सकता, लेकिन उनका जो स्पेक्ट्रा आएगा बहुत लो स्पेक्ट्रा आएगा। इंटेंसिटी उनकी क्या होगी? बहुत लो होगी। इंटेंसिटी हम लोग किसको कंसिडर करेंगे? केवल जिसके लिए ऐसे ट्रांजिशन जिनके लिए डेल जे का वैल्यू प्लस माइनस 1 है, उन्हीं को हम लोग कंसिडर करेंगे किसमें? रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में। रोटेशनल स्पेक्ट्रम बाकी सबको जो सॉफ्टवेयर होता है वो क्या करता है? एलिमिनेट कर देता है। अगर 0 से 2 में चला गया, 0 से 3, 4 में चला गया तो उसको क्या कर देता है? सॉफ्टवेयर एलिमिनेट कर देता है। हम लोग को बस इसी मतलब होता है, डेल जे इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 से मतलब होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात आता है एवरेज पीरियड ऑफ रोटेशन से एक बार क्वेश्चन पूछा था। क्या? एवरेज पीरियड ऑफ रोटेशन से क्वेश्चन पूछा था। एवरेज पीरियड ऑफ रोटेशन से फॉर्मूला एकदम इजी है, 2 पाई बाई ओमेगा। 2 पाई बाई ओमेगा, छोटा सा फॉर्मूला। एक क्वेश्चन आ गया मान लो तो, ठीक है, जहां पे ओमेगा क्या है? ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी। क्या होता है? ओमेगा हमारा एंगुलर वेलोसिटी होता है। एंगुलर वेलोसिटी होता है, ठीक है। अब चलो आगे बात करते हैं। क्या किया जाता है? इतना को हम लोग कंसिडर कर लेते हैं बी। तो ये फॉर्मूला कैसे दिखेगा? E इज इक्वल टू, इसको मैं क्या लिख दिया? बी जे प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे b का वैल्यू क्या है? h अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई सी, ये पर सेंटीमीटर। इसका यूनिट क्या होता है? पर सेंटीमीटर। तो ये फॉर्मूला बहुत जगह यूज होगा हम लोग का, किसमें? रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में, जहां पे b हमारा क्या है? रोटेशनल कांस्टेंट है। b हमारा क्या है? रोटेशनल कांस्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। b का वैल्यू आप लोग याद रखेंगे, बहुत जगह काम आएगा जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो b का वैल्यू क्या होता है? h अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई सी सेंटीमीटर में। और अगर मैं बात करूं तो h² अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई जूल, दोनों में याद रखेंगे।
जूल में और सेंटीमीटर में, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन आता है कहाँ से, एनर्जी गैप से। रोटेशनल में स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपको एनर्जी गैप से क्वेश्चन पूछा जाता है। किससे, एनर्जी गैप। तो एनर्जी गैप का फॉर्मूला एकदम इजी है, 2b J+1, 2b J+1। अब यहाँ पे J क्या है, अभी लोअर एनर्जी लेवल, लोअर एनर्जी लेवल, समझना। मान लो आपको बोला कि एक ट्रांजिशन J = 3 से J = 4 में हो रहा है। क्या बोला, J = 3 से ट्रांजिशन कहाँ हो रहा है, J = 4 में। तो दोनों में लोअर वैल्यू कौन है, 3। तो यहाँ पे J का वैल्यू कितना रखोगे, 3। तो क्या आ जाएगा, 2b 3 + 1 4, मतलब 4 to 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8 भी आ जाएगा। दोनों के बीच का गैप कितना होगा, 8 भी होगा। क्लियर है, ठीक है, ये हो गया हमारा। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग, क्या पॉपुलेशन डेंसिटी से क्वेश्चन आएगा, लेकिन सेट में उसका देखने के लिए क्वेश्चन नहीं मिलेगा। किसके लिए, पॉपुलेशन डेंसिटी के लिए, ठीक है, कि इनिशियल और फाइनल स्टेट में पॉपुलेशन क्या होता है। तो इससे क्वेश्चन शायद ही बनेगा सेट में, ठीक है। तो इसको आप बस फॉर्मूला लिखे रहो। पॉपुलेशन डेंसिटी का फॉर्मूला होता है n final = n initial, number of molecule in final state = number of molecule in initial state, degeneracy in final state, degeneracy in initial state, degeneracy in initial state, e की पावर -del E upon RT। अब क्या हो गया, क्या फार्मूला लिख दिए, समझना। ये जो फार्मूला ये बताता है कि कितने मॉलिक्यूल एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जा रहे हैं। मान लो सभी मॉलिक्यूल किस में थे, 0 में थे, वो कहाँ गए, 1 में गए, उसमें से कुछ किस में चले गए, 1। तो इनिशियल में इसको मैं इसको इनिशियल बोल रहा हूँ, इसको क्या बोल रहा हूँ, फाइनल बोल रहा हूँ। हमारे स्पेक्ट्रम की तीव्रता, इंटेंसिटी इस बात पर डिपेंड करती है कि कितने मॉलिक्यूल ट्रांजिशन कर रहे हैं। जितने ज्यादा मॉलिक्यूल ट्रांजिशन करेंगे उतना ज्यादा हमारा सिग्नल जो उतना क्या आएगा, इंटेंस आएगा। तो इंटेंसिटी के हम लोग यहीं से निकालते हैं कि फाइनल स्टेज में जितने ज्यादा मॉलिक्यूल जाएंगे, ठीक है, वहीं से हम लोग का क्या निकलेगा, इंटेंसिटी निकलेगा। यहाँ पे जी क्या होता है, तो जी होता है डिजेनरेसी। डिजेनरेसी का फॉर्मूला क्या होता है, 2J+1, 2J+1। अगर कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट डिजेनरेसी पूछ लेता है, डिजेनरेसी तो फॉर्मूला तो इजी है, 2J+1, J का वैल्यू रखो, डिजेनरेसी निकल आती है। मान लो आपको पूछ दिया J = 3 के लिए डिजेनरेसी क्या होगा, तो 3 रख दो, 3 दूनी 6 7, डिजेनरेसी कितना होगा, 7। इजी, ठीक है। डिजेनरेसी से आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन आसानी से बना सकते हो। आपको बोल दिया एक ट्रांजिशन लेवल के लिए बी का वैल्यू 2 है, एक का ट्रांजिशन के लिए बी का वैल्यू 3 है। आपको 2 वैल्यू दिया, अब पूछा किसमें पॉपुलेशन ज्यादा होगा। तो जितना ज्यादा बी का वैल्यू बढ़ते जाएगा पॉपुलेशन कम होते जाएगा, याद रखना। दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। कौन, हमारा रोटेशनल कांस्टेंट बी और पॉपुलेशन, ठीक है। तो जैसे जैसे बी का वैल्यू बढ़ेगा इंटेंसिटी सिग्नल की क्या होती जाती है, कम होते जाती है, क्योंकि पॉपुलेशन क्या होते जाता है, कम। अच्छा, मैक्सिमम इंटेंसिटी कब होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है Jmax। मतलब J का ऐसा वैल्यू जिसमें इंटेंसिटी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, Jmax। ये होता है √KB हाँ T होता है ना, हाँ T KBT अपॉन 2BHC -1/2 अब समझने यहाँ पे कौन क्या है, KB बोल्ट्जमैन कांस्टेंट पढ़ते आते हो बचपन से, T टेम्परेचर हमारा, ठीक है, B हमारा रोटेशनल कांस्टेंट, H प्लैंक कांस्टेंट, C स्पीड ऑफ लाइट। तो इस फॉर्मूला से डायरेक्ट आप निकाल सकते हो कि कौन से रोटेशनल एनर्जी लेवल के लिए जो है इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा। नेट में एक क्वेश्चन, एक साल क्वेश्चन इस फॉर्मूले से डायरेक्ट आया था, सारे चीज दे दिए थे, एज इट इज, बस आपको क्या रखना था, फॉर्मूला में वैल्यू रखना था और इजी आ जाता। सेट में देखो इससे क्वेश्चन देखने को कम मिलेगा। क्यों मिलेगा कम, एक तो अंडर रूट में है, केबीटी का वैल्यू खतरनाक होता है, ठीक है, बी का वैल्यू, एच का वैल्यू, सी का वैल्यू, अगर परफेक्ट कैंसल आउट नहीं हो तो रूट निकालना मुश्किल हो जाएगा। इस सेट में आप केवल फार्मूला देख के जाओ, जो डायरेक्ट फार्मूला से भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना, ऐसा नहीं कि नहीं पूछा जाता, ठीक। चलो आगे बात करते हैं। इसमें क्वेश्चन आता है कहां से, इफेक्ट ऑफ आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन। क्या होगा यदि मैं क्या करूं, हाइड्रोजन की जगह उसका आइसोटोप ड्यूटेरियम या ट्रिटियम रख दूं, ठीक है, क्लोरीन के आइसोटोप रख दूं, चेंज कर दूं, तो क्या चेंजेस आएंगे। तो हम लोग जानते हैं, देखो हमारे पास एक फॉर्मूला है, क्या, 2 फॉर्मूले हैं, I = μr², ये पहला फॉर्मूला,
दूसरा फार्मूला B इज इक्वल टू H/8 पाई स्क्वायर IC, ये दूसरा फार्मूला। दोनों समझने की कोशिश करेंगे। यदि मैं हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम रख दूं मान लो, तो वेट मेरा बढ़ गया। हाइड्रोजन का वेट 1 होता है, ड्यूटेरियम का कितना होता है 2 होता है। वेट बढ़ेगा तो रेड्यूस्ड वेट भी बढ़ेगा, रेड्यूस्ड वेट बढ़ेगा मतलब आई का वैल्यू बढ़ेगा, आई का वैल्यू बढ़ेगा मतलब बी का वैल्यू कम होगा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, ठीक है, तो ये कम होगा। मैं क्या बोल सकता हूँ, बी और आई एक दूसरे की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आई बढ़ेगा तो बी कम होगा, आई बढ़ेगा तो बी कम होगा। तो हम लोग क्या करें, आइसोटोप सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, हमारा बी का मान कम होते जाएगा। जब हम लोग आइसोटोप लाएंगे तो बी का वैल्यू क्या होगा, कम होते जाएगा। तो निष्कर्ष हम लोग को क्या निकला, रिजल्ट क्या निकला कि आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन में बी का वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज होता है। यही से क्वेश्चन क्या बनता है, आपको अलग अलग वैल्यू दे दिए जाएंगे और उनके बेसिस में आपको बी का वैल्यू कैलकुलेट करा देगा, या आई का वैल्यू कैलकुलेट करा देगा, या आर का वैल्यू कैलकुलेट करा देगा, कुछ भी करवा सकते हैं आपसे। आर का वैल्यू मतलब लेंथ निकालने के लिए बोल सकता है, ठीक है, HCl का लेंथ निकालने के लिए बोल सकता है। तो इस टाइप का देखो क्वेश्चन फिक्स है। HCl का इस टाइप का क्वेश्चन बनाओगे ना, बहुत लंबा जाता है। क्या करो, HCl का लेंथ याद कर लो ना भैया, चेंज तो ना कर देगा HCl को, लेंथ को एग्जाम नहीं करेगा ना, याद कर लो उसको, ठीक है। फॉर्मूला एक आता है यहाँ से B1/B2 इज इक्वल टू, देखो एक दूसरे की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो B1 का नीचे चला जाएगा और B2 का क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, μ2/μ1। यहाँ से आप दो अलग अलग मॉलिक्यूल अगर आपको दिए गए हैं, आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन दिया है, तो वहां से रेड्यूस्ड मास या फिर बी का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक। अगर हमारा मॉलिक्यूल एक पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, हमारे पास मान लो एक पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है ABB और एक डाइमोटिक एटॉमिक मॉलिक्यूल है AB, तो दोनों में से किसका आई का वैल्यू ज्यादा होगा, किसका आई का वैल्यू ज्यादा होगा, हमारा जो पॉलीएटॉमिक है, क्योंकि इसमें मास ज्यादा होगा, मास ज्यादा होगा तो आई भी ज्यादा, आई ज्यादा तो बी कम। तो याद रखना बी ऑफ पॉलीएटॉमिक, बी ऑफ पॉलीएटॉमिक कम होता है किससे, बी ऑफ डाइएटॉमिक से, डाइएटॉमिक से। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। क्या है ये, मैं थ्योरी के साथ साथ, सॉरी फॉर्मूले के साथ साथ थोड़ा थ्योरी भी करा दे रहा हूँ। ये क्या है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ से भी पूछ देता है, ठीक है, कि पॉलीएटॉमिक और डाइएटॉमिक के लिए बी का वैल्यू क्या होगा, आई का वैल्यू क्या होगा। चलिए यहां तक तो कंडीशन था कि हम लोग ऐसा रोटेशन करा रहे थे जो कि रिजिड था। रिजिड मतलब अगर बॉन्ड दो के बीच में, ए और ए के बीच में बॉन्ड 5 मीटर है तो 5 मीटर होता नहीं है, 5 मीटर एग्जाम्पल के बता रहा हूं, ठीक है, 5 मीटर है मतलब 5 मीटर ही होगा, चाहे रोटेट करते रहे, लेकिन ऐसा नहीं होता। कोई भी बॉन्ड नॉन इलास्टिक नहीं होता, इलास्टिक होता है, ठीक, इलास्टिक नेचर का होता है। जब वो रोटेशन करता है एकदम तीव्र वेग से, तो थोड़ा सा बॉन्ड में क्या आता है, स्ट्रेच आता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन रिजिड, उसी को क्या बोलते हैं, नॉन रिजिड। तो यदि हम लोग नॉन रिजिड कंडीशन को ले लें कि मॉलिक्यूल हमारा क्या है, नॉन रिजिड है, तब ये जो फॉर्मूला होता है हमारा एनर्जी के लिए, थोड़ा सा उसमें चेंज देखने को मिलता है। क्या हो जाता है, Bj+1 माइनस DJ² J+1, DJ आ जाता है हमारा J1 का स्क्वायर, DJ आ जाता है, ठीक है। अब ये D क्या है हमारा, सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन कांस्टेंट, सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन कांस्टेंट होता है हमारा, ठीक है। इसका वैल्यू बहुत कम होता है, कितना होता है, 10⁻³ से 10⁻⁻, बहुत कम, बहुत कम होता है। बी का वैल्यू कितना से कितना रहता है, तो बी का वैल्यू 10 से 90 रहता है। बी का वैल्यू कितना होता है, 10 से 90, जबकि इसका वैल्यू कितना है, देखो 10 के घात ऋण 4, इतना कम होता है इसका वैल्यू। और जब जे का वैल्यू 10 से ज्यादा होगा, याद रखना जे का वैल्यू 10 से ज्यादा होगा, जे का वैल्यू 10 से ज्यादा होगा, तभी इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। और हमको ऐसा नहीं देखने को मिलता है कि जे का वैल्यू 10 से ज्यादा दे दिया क्वेश्चन, ठीक है। तो यदि आपको न्यूमेरिकल कुछ सॉल्व करना है तो आपका इतना से सॉल्व होगा, लेकिन आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ दिया कि एन नॉन रिजिड रोटेटर है, तो उसके लिए क्या होगा एनर्जी इक्वेशन, तो इसको लिखोगे आप लोग, ठीक है। जहाँ पे डी क्या हमारा सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन कांस्टेंट है, और डी बहुत छोटा होता है किससे, बी से। ये हमारा कंप्लीट हुआ क्या, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं किसके बारे में, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। इससे इजी है, देखो जितना पढ़ा रहा हूँ ना, एकदम आराम से पढ़ा रहा हूँ, आप लोग भी आराम से पढ़ो, एक बार 2 बार नोट्स बना लो, रिवाइज कर लो, जिंदगी भर फुर्सत।
जितने बार भी क्वेश्चन आएगा थोड़ा सा बस टाइम लगेगा, 2 मिनट टाइम लगेगा, रिवाइज हो जाएगा तुरंत। एक बार मन में बैठा लिए ना तो भूलोगे नहीं इसको, ठीक है। क्योंकि भूलते कब हम लोग हैं, जब चीज़ें कंफ्यूजिंग होती हैं, सेम सेम टॉपिक हो जाता है तो हम लोग जो है भूलते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है जी, कंडीशन सेम सेम टॉपिक बहुत इजी है, ठीक है। चलिए बात करते हैं किसके बारे में, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में बात करते हैं। इसके बारे में वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसमें इसको हम लोग दूसरा नाम से क्या जानते हैं, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी भी इसको हम लोग जो है बोलते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग इंफ्रारेड का यूज करते हैं, इंफ्रारेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का यूज करते हैं। सीधा इसमें हम लोग फार्मूला क्या लेते हैं एनर्जी के लिए, E इज इक्वल टू होता है हाफ वी एच न्यू, हाफ वी एच न्यू, ठीक है। V प्लस हाफ, इसको V प्लस हाफ लिखो, ज़्यादा सुविधा रहेगा, V प्लस हाफ एच न्यू। क्यों सुविधा रहेगा, जब आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा। ये होगा जूल में। अब इसी को मैं कन्वर्ट कर दूंगा किसमें, तो इसे SC में डिवाइड कर दो। जब इसको हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो SC डिवाइड करते हैं, V प्लस हाफ क्या करते हैं, SC से डिवाइड करते हैं। तो H और H तो कट गया, बचा न्यू C। तो न्यू C को हम लोग देते हैं, न्यू बटे C को हम लोग लिख देते हैं क्या, ओमेगा। न्यू बटे C को हम लोग क्या लिख देते हैं, ओमेगा बार, ठीक। तो इसको मैं हटा रहा हूँ, सीधा सीधा क्या लिख रहा हूँ, ओमेगा बार, ठीक है। चलो ये किस में हो गया हमारा, पर सेंटीमीटर में हो गया यूनिट, ठीक। अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है 0 पॉइंट एनर्जी, क्या 0 पॉइंट एनर्जी। तो यदि मैं V का वैल्यू 0 रख दूँ, V का वैल्यू क्या रख दूँ, 0 रख दूँ, यहाँ पे V का वैल्यू 0 रखो, तो E इज इक्वल टू क्या आ गया, हाफ ओमेगा बार। मतलब हमारा एनर्जी 0 नहीं हुआ हमारा एनर्जी 0 नहीं हुआ। जब आप रोटेशनल वाला क्या था, E इज इक्वल टू बी जे प्लस 1, जे का वैल्यू क्या रखो, 0 रखो, तो E का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। बट यहाँ पे E का वैल्यू 0 नहीं आया। इसका मतलब मॉलिक्यूल चाहे ग्राउंड स्टेट में क्यों ना हो, 0 एनर्जी लेवल में क्यों ना हो, उसके पास कुछ न कुछ वाइब्रेशनल एनर्जी होती है, मॉलिक्यूल वाइब्रेट करते रहता है। बट रोटेशन के साथ ऐसा नहीं है, उसके पास कोई रोटेशनल एनर्जी नहीं होती। जब उसको माइक्रोवेव मिलता है तभी वो रोटेट करेगा, उसके पास रोटेशनल एनर्जी होगी। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 0 पॉइंट एनर्जी, जिसका वैल्यू क्या होता है, हाफ ओमेगा बार, या बोल सकते हो आप हाफ एच न्यू भी बोल सकते हो, ठीक है। इस टर्म में ये जूल में आ गया, ये सेंटीमीटर में आ गया, ठीक। याद रखेंगे इसको आप लोग। एनर्जी गैप जैसे उसमें हम लोग देखे थे, तो इसमें एनर्जी गैप होता है हमारा एनर्जी गैप होता है क्या, एनर्जी गैप होगा हमारा एच न्यू या ओमेगा बार, एच न्यू या ओमेगा बार हमारा क्या होगा, एनर्जी गैप होगा। अच्छा, वी निकालने के लिए एक फार्मूला होता है 1/2 पाई अंडर रूट, वी का वैल्यू निकालने के लिए फार्मूला होता है 1/2 पाई अंडर रूट के बाई न्यू, यहाँ पे के क्या है हमारा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, म्यू रेड्यूस्ड मास है, पाई से तो आप बचपन में जानते हैं। अगर इसको मैं दूसरे तरीके से लिख दूं, यहाँ पे सी ले आऊँ, ये किसमें है, ये जूल में है, ये किसमें है, ये जूल में है, ठीक है। इसको मैं चेंज कर रहा हूँ किसमें, पर सेंटीमीटर में। तो यहाँ पे बस बाजू में सी ले आया, बाजू में क्या ले आया, सी ले आया, और बाकी सेम टू सेम रखा, के बाई म्यू, ठीक है। ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है के हमारा, और ये हमारा म्यू क्या हो गया, रेड्यूस्ड मास। तो ये जो है वी का फार्मूला निकालने का, वी का वैल्यू निकालने का फार्मूला सेंटीमीटर में, ठीक। याद रखना, कहीं पे देखो डायरेक्ट तो जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन जब हम लोग कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जरूरत पड़ सकता है। चलिए, जैसे हम लोग उसमें बोले थे, ये जो कंडीशन है इसको हम लोग लेके चले हार्मोनिक ऑक्सीलेटर, सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर के लिए, दोलक के लिए, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर कंडीशन लेके चले। लेकिन जब भी कोई दोलन होता है तो उसमें सिंपलिसिटी नहीं होती है, उसमें एन हार्मोनिसिटी आ जाती है। तो यदि एन हार्मोनिसिटी आ जाए तो क्या चेंजेस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चेंजेस देखने को मिला, ई इज इक्वल टू हाफ वी प्लस हाफ ओमेगा बार। अब यहाँ पे क्या लिखो, ओमेगा ई लिख दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्यों बताऊंगा। यहाँ पे हम लोग क्या मान रहे हैं, ओमेगा ई किस लिए लिख रहे हैं, हम लोग कंडीशन देख रहे हैं कि अब हमारा मॉलिक्यूल क्या है, एन हार्मोनिक है, एन हार्मोनिक है हमारा मॉलिक्यूल। जब वो वाइब्रेशन करते रहता है तो इसका बॉन्ड में क्या होता है, स्ट्रेच आता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एन हार्मोनिसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो माइनस वी प्लस हाफ था, अब यहाँ पे क्या करो, वी प्लस हाफ का स्क्वायर करो, वी प्लस हाफ का स्क्वायर, यहाँ पे ओमेगा की ई की जगह एक्स ई लिखो। एक्स ई क्या है यहाँ पे, एन हार्मोनिसिटी कांस्टेंट है,
एक्स यहाँ पे क्या है, एन हार्मोनिसिटी कांस्टेंट है हमारा क्या, एक्स ई, जिसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा एक तो, और 0.01 होगा इसका वैल्यू, 0.01 होता है हमारा एक्स का वैल्यू। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, ठीक है, किसके लिए, एन हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन इन वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो 3 टाइप के ट्रांजिशन हम लोग देखेंगे मेनली। एक को हम लोग बोलते हैं क्या, फंडामेंटल, क्या बोलते हैं, एक को हम लोग फंडामेंटल। जब डेल वी का वैल्यू ±1 हो, यही सिलेक्शन रूल भी है इसका, जैसे उसका सिलेक्शन रूल देखे थे वैसे इसका सिलेक्शन रूल क्या है, ये डेल वी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, +-1 होना चाहिए, तभी जो है ट्रांजिशन उसको क्या करेंगे, अलाउड मानेंगे, अदरवाइज हम उसको क्या मानेंगे, फॉरबिडन मानेंगे, ठीक है। तो मान लो मेरा मॉलिक्यूल जो है V इज इक्वल टू 0 से V इज इक्वल टू 1 में गया, तब इसके लिए एनर्जी का जो इक्वेशन होगा, चेंज इन एनर्जी होगा, वो होगा हमारा क्या, ओमेगा ई 1 - 2 एक्स ई, याद रखेंगे इसको, ओमेगा ई 1 - 2 एक्स ई, और ये जो यूनिट है इसका एनर्जी का वो क्या है, पर सेंटीमीटर है। ये होता है फंडामेंटल मूल हमारा क्या, ट्रांजिशन, ठीक है। इसके बाद आता है ओवरटोन, इसके बाद क्या आता है, ओवरटोन। ओवरटोन मतलब मूल ना होके v इज इक्वल, मतलब डेल इज इक्वल टू +-1 हो, क्या हो जाता है, डेल इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 भी हो सकता है, ठीक है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ओके, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो चलो यहाँ पे कंडीशन लेके चलो, क्या मैं बोल रहा हूँ, v इज इक्वल टू 0 से v इज इक्वल टू 2 करा दिया, तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन। तब इसमें एनर्जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ओमेगा ई 1 - 3x ई पर सेंटीमीटर, ओमेगा ई 1 - 3x ई, ठीक है, 2 ओमेगा ई, यहाँ पे क्या लिखोगे, 2 ओमेगा ई। अगर मैं v इज इक्वल टू 0 से v इज इक्वल टू क्या कराया, 3 कराया, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेकंड ओवरटोन, क्या बोलते हैं, सेकंड ओवरटोन। तब डेल्टा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 ओमेगा ई 1 - 4x ई पर सेंटीमीटर, ठीक है, 3 ओमेगा ई 1 - 4x ई पर सेंटीमीटर, ठीक। अब एक आता है हॉट बैंड, एक आता है क्या, हॉट बैंड, पूछता है हॉट बैंड के लिए फॉर्मूला। ये कब बोलते हैं, जब v इज इक्वल टू 1 से v इज इक्वल टू 2 में ट्रांजिशन हो। ऐसे अलग अलग ट्रांजिशन लेवल रहते हैं हमारे पास, v इज इक्वल टू 0, v इज इक्वल टू 1, v इज इक्वल टू 2, v इज इक्वल टू 3, तो वहीं से ट्रांजिशन करा रहे हैं, 1 से 2 में हो, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हॉट बैंड। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, डेल ई इज इक्वल टू ओमेगा ई 1 - 4x ई पर सेंटीमीटर। ये हॉट बैंड के लिए फॉर्मूला है, ठीक है, ये जो है हॉट बैंड के लिए हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है, ठीक। अब हम लोग देखेंगे कि यदि मेरा मॉलिक्यूल जो है वाइब्रेशन के साथ साथ रोटेशन भी करे, क्या करे, वाइब्रेशन के साथ साथ रोटेशन भी करे, तब उसके लिए एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा। वाइब्रेशन के साथ क्या क्या कर रहे हैं, अब रोटेशन भी कर रहे हैं, तब उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा वो देखेंगे। चलिए बात करते हैं कि हमारा मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, वाइब्रेटिंग रोटेटर है हमारा, ठीक है, वाइब्रेशन के साथ क्या कर रहा है, वाइब्रेशन तो कर रहा है, साथ साथ क्या कर रहा है, रोटेशन भी कर रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा उसको हम लोग देखेंगे। तो इसके लिए होता है ई टोटल इज इक्वल टू होता है, पहले लिखो आप वाइब्रेशन के लिए, ठीक है, वाइब्रेशन में क्या होता है, v प्लस हाफ ओमेगा ई माइनस v प्लस हाफ ओमेगा ई, इसका स्क्वायर है, इसका एक्स ई है। ये होगा किसके लिए, वाइब्रेशन के लिए। इसमें प्लस कर दो किसको, रोटेशन का वैल्यू को, प्लस कर दिया हमने किसका, रोटेशन के वैल्यू को। अब यहाँ पे इसको लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस डी जे स्क्वायर को लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है डी जे इसको लिखने की, क्योंकि उसका वैल्यू बहुत 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 कम होता है, इसलिए उसको हम लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। सिलेक्शन रूल ये बोलता है क्या, डेल जे इज इक्वल टू होगा +-1 और डेल वी इज इक्वल टू भी क्या होगा, +-1, ठीक है, डेल जे इज इक्वल टू +-1 और डेल वी इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, +-1। पहला केस लेके चल रहा हूं मैं, डेल जे इज इक्वल टू ले रहा हूं क्या, +1, डेल जे इज इक्वल टू क्या ले रहा हूं मैं, +1 ले रहा हूं, ठीक है। तो जब डेल जे इज इक्वल टू होता है +1, तब हमको दिखता है आर ब्रांच देखने के लिए, क्या, आर ब्रांच देखने को हम लोग को मिलता है, बताऊंगा, O P Q R, ठीक है, एस ब्रांच तक मैं जो है बताऊंगा।
तब उस कंडीशन में डेल ई का वैल्यू होता है ओमेगा ई, ठीक है क्या, सॉरी ओमेगा नॉट लिखो, ओमेगा नॉट प्लस 2b j प्लस 1। अब यहाँ पे ओमेगा नॉट क्या है, तो ओमेगा नॉट है हमारा फंडामेंटल ट्रांजिशन। क्या होता था फंडामेंटल ट्रांजिशन हम लोग का, ओमेगा ई 1 माइनस 2xe, 1 माइनस 2xe, तो ये इसका वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पे ये ओमेगा नॉट ये याद रखेंगे इसको, ठीक है। यदि हम लोग क्या ले, दूसरा कंडीशन माइनस ले, डेल जे इज इक्वल टू -1 ले, तब यहाँ पे हमको देखने को मिलता है क्या, पी ब्रांच। तो ये क्या हो जाएगा, डेल ई इज इक्वल टू ओमेगा नॉट माइनस 2b हो जाएगा j प्लस 1, ठीक है। ट्रांजिशन आप बना सकते हो, क्या कर सकते हो आप, ट्रांजिशन बना सकते हो। इसको मैं j इज इक्वल टू 0 रखा, j इज इक्वल टू 1 रखा, j इज इक्वल टू 2 रखा, j इज इक्वल टू 1 रखा, j इज इक्वल टू 2 रखा, j इज इक्वल टू 3 रखा। ये v1 है, v इज इक्वल टू 1 है, सॉरी 0 है, ये v इज इक्वल टू 1 है। ट्रांजिशन देखो, डेल j इज इक्वल टू +1, तो 0 से 1 गया तो +1 हुआ, 1 से 2 गया, ठीक है, तो ये किस में आएगा, ये डेल जे इज इक्वल टू +1 में आएगा। -1, तो यदि 1 से 0 में गया, तो यहाँ पे 0 बनाना भूल गए हैं, डेल जे इज इक्वल टू, अगर 1 से कहाँ गया 0 तो माइनस में हो गया, 2 से 1 में चला गया तो -1 हो गया, तो ये डेल जे इज इक्वल टू क्या है, डेल जे इज इक्वल टू -1। तो यदि +1 है तो उसको मैं बोलता हूँ आर ब्रांच, और यदि -1 है तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, पी ब्रांच। आर ब्रांच और पी ब्रांच याद रखना, -2, -1, 0, +1, +2 इतने वैल्यू हो सकते हैं जे के, ठीक है। तो ये ओ से स्टार्ट होगा, ओ पी क्यू आर एस। तो यहाँ पे पी का वैल्यू अगर -1 है तो पी ब्रांच, ठीक है। जे का वैल्यू यहाँ पे +1 है तो आर ब्रांच। इसको याद कर लेना, आप कभी कंफ्यूज नहीं होगा जिंदगी में, जिंदगी में कंफ्यूज नहीं होगा। अगर ये आपको याद रहेगा तो आगे उसका भी जरूरत हम लोग को पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। हाँ ये बनाओ, ये होता है बीच में क्या, ओमेगा नॉट। क्या होता है बीच में, ओमेगा नॉट, जहां पे कोई भी लाइन देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे आता है P1 ब्रांच और यहाँ पे आता है क्या, R0 ब्रांच। ये P2, ये P3, ये P4, ये R1, ये R2, ये R3। अब बोलोगे सर P1 P0 क्यों नहीं हुआ, P0 क्यों नहीं हुआ, देखो यहाँ पे ट्रांजिशन 0 से -1 तो ना होगा, यहाँ पे -1 एनर्जी लेवल ही नहीं है, तो इसको हम लोग कहाँ से स्टार्ट कराना पड़ेगा, J इज इक्वल टू अगर -1 है, J इज इक्वल टू अगर -1 है तो हमको स्टार्ट कराना पड़ेगा J इज इक्वल टू 1 से। J इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करके -1 में नहीं जा सकते, तो इसलिए यहाँ पे P1 से स्टार्ट किया गया, क्योंकि J1 से स्टार्ट होता है। लेकिन हम लोग जो है +1 है तो 0 से स्टार्ट कर सकते हैं। देखो डेल J का वैल्यू +1 लिए तो 0 से स्टार्ट करके 1 में जा सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे R0 लिखा गया है, ठीक है। दो स्पेक्ट्रम के बीच की दूरी होती है यहाँ पे, ये वाला स्पेक्ट्रम दोनों के बीच में दूरी होती है 4b, लेकिन जब इसके बाद आते हैं तो इसका बीच का दूरी कितना होता है 2b। ये कितना हो जाएगा 2b, सारे के सारे आप क्या होंगे 2b, ठीक है, ये 2b। अगर आपको पूछ दिया एग्जाम में R0 से P1 की दूरी कितनी होती है तो कितना होता है 4b। अगर पूछ दिया P2 से R1 की दूरी कितनी होती है, P2 से R1 की दूरी 2b, 4b 6b और 2b 8b, तो कितना हो जाएगा 8b। तो इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको जो है पता होना चाहिए। उसके बाद देखते हैं क्या, टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है। आराम से वीडियो देखेंगे आप, देखो इतना में आपको कुछ थ्योरी भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, फॉर्मूले सब बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन इजी बन जाएगा, इसलिए आराम से पढ़ा रहा हूँ इसको, ठीक है। भले 1 घंटे के बने, 1.5 घंटे के वीडियो बने, आराम से इसको आप जो है समझ सकते हैं, ठीक। चलो आगे देखते हैं क्या, टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन। तो हम लोग जानते हैं वाइब्रेशन के टाइप हम लोग जो है 2 देखते हैं, एक क्या, स्ट्रेचिंग और बेंडिंग। स्ट्रेचिंग में 2 टाइप का होता है, एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग और सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। तो फ्रीक्वेंसी एसिमेट्रिक का ज्यादा होता है, याद रखना, सिमेट्रिक का वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी कम होता है और बेंडिंग का सबसे कम होता है, बेंडिंग का सबसे कम होता है। बेंडिंग में भी अलग अलग टाइप, सीजरिंग, रॉकिंग, ठीक है, सीजरिंग, रॉकिंग बहुत टाइप का होता है उसमें, तो हम लोग को उतना टाइप में नहीं जाना है, ठीक है। वेगिंग होता है, सीजरिंग होता है, रॉकिंग होता है, ठीक है, यहाँ स्विंगिंग होता भी है। तो ये हमारा क्या, 3 टाइप का वाइब्रेशन, एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग और बेंडिंग स्ट्रेचिंग। ऑर्डर क्या होगा, एसिमेट्रिक के लिए सबसे ज्यादा क्या होता है, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है।
अब नंबर ऑफ सिमेट्रिक मोड, नंबर ऑफ स्ट्रेचिंग मोड कितने होंगे, इंक्लूडिंग दोनों को इंक्लूड कर रहे हैं ना हम लोग, ठीक है, दोनों को, एसिमेट्रिक और सिमेट्रिक। तो ये होता है n-1, n क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, और नंबर ऑफ बेंडिंग मोड क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बेंडिंग मोड, तो ये होगा 3n-5 माइनस n-1, किसके लिए, लीनियर के लिए, और नॉन लीनियर के लिए 3n-6 माइनस n-1, ये नॉन लीनियर के लिए। इससे आप जो है कितने मोड ऑफ स्ट्रेचिंग और कितने मोड ऑफ बेंडिंग है निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल CO2 के लिए निकालो, 3 मॉलिक्यूल हैं तो स्ट्रेचिंग मोड कितने हो जाएंगे, 3-1 2। बेंडिंग मोड कितने हो जाएंगे, लीनियर मॉलिक्यूल है ना, तो इसमें रखो 3 3 9, 9 में 5 गया 4, 4 में और 2 गया, कितना बचा 2, तो ये कितना आ जाएगा हम लोग का बेंडिंग मोड, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है, सही क्लिक। CO2 में 3 है, 3 3 9, 9 में 5 गया 4, 4 में n-1 का वैल्यू आता है कितना 2, तो 2, ठीक, आ गया आंसर। H2O का निकालो, H2O में 3 है मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे भी स्ट्रेचिंग मोड 3 होगा, बट बेंडिंग मोड कितना हो जाएगा, 3 3 9, 9 में 6 गया 3, और 3 में 2 गया तो 1, स्ट्रेचिंग मोड कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, सॉरी बेंडिंग मोड कितना हो जाएगा 1, ठीक है, इजी है, यहाँ से आप जो है निकाल सकते हो। अब देखो यहाँ पे एक वो आता है रूल, देखना मस्त वाला रूल आएगा, वहां से क्वेश्चन बनता है, ठीक है, आप जो है ब्रांच दे देगा कि इसके स्पेक्ट्रम में PQR या PR ब्रांच दिख रहा है, तो बताओ मॉलिक्यूल किस टाइप का है। देखो मॉलिक्यूल या तो डाइएटॉमिक होगा हमारा, या पॉलीएटॉमिक होगा, डाइएटॉमिक होगा या पॉलीएटॉमिक होगा। पॉलीएटॉमिक में 2 कंडीशन होता है, या तो लीनियर हो सकता है या नॉन लीनियर हो सकता है, नॉन लीनियर हो सकता है। यदि मॉलिक्यूल डाइएटॉमिक है तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, लीनियर ही होगा, डाइएटॉमिक लीनियर ही होगा, दूसरा कंडीशन तो हो नहीं सकता। तो उस केस में हमको देखने को मिलता है केवल पैरेलल वाइब्रेशन। क्या देखने को मिलता है, केवल पैरेलल। बताया था पैरेलल वाइब्रेशन क्या होता है, सिमेट्रिक टू प्रिंसिपल एक्सिस। एन का वैल्यू क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस, तो जब हम लोग पीरियड वो बनाते हैं कैरेक्टर टेबल, वहां पे 1 आता है, ठीक है। सिमेट्रिक टू प्रिंसिपल एक्सिस को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल वाइब्रेशन। और जब पैरेलल वाइब्रेशन आता है तो केवल PR ब्रांच देखने को मिलते हैं। ये 5 ब्रांच में से केवल P और R ब्रांच को देखने को मिलते हैं जब पैरेलल वाइब्रेशन होता है। तो मॉलिक्यूल अगर डाइएटॉमिक है तो लीनियर होगा, गारंटी है, तो उसमें केवल एक ही वाइब्रेशन, एक ही टाइप का वाइब्रेशन होगा, सभी पैरेलल वाइब्रेशन, और हमको PR ब्रांच दिखेगा, ठीक है। लेकिन यदि पॉलीएटॉमिक लीनियर है तो हमको PR ब्रांच भी दिखेगा और PQR ब्रांच भी दिखेगा। PR ब्रांच पैरेलल वाइब्रेशन की वजह से और PQR परपेंडिकुलर। जब हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के एसिमेट्रिक होता है वाइब्रेशन तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, PQR ब्रांच आता है, वहां पे परपेंडिकुलर वाइब्रेशन होता है वहां पे, ठीक है। तो यदि मॉलिक्यूल पॉलीएटॉमिक लीनियर है तो PQR और PR दोनों ब्रांच देखने को मिलेगी, और नॉन लीनियर है तो केवल हमको क्या दिखेगा, PQR। तो यदि हमको केवल PR दिख रहा है मतलब हमारा मॉलिक्यूल क्या है, डाइएटॉमिक लीनियर है। यदि हमको PQR केवल दिख रहा है तो हमारा मॉलिक्यूल पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर है। यदि हमको दोनों दिख रहे हैं, PR और PQR दोनों टाइप के दिख रहे हैं, मतलब हमारा मॉलिक्यूल पॉलीएटॉमिक है, लीनियर है। 3 कंडीशन हो सकते हैं, ठीक है, तीनों बता दिया। चलो अगला, इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर स्पिन। इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर स्पिन, यदि सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, न्यूक्लियर स्पिन में इफेक्ट क्या होगा। यदि COS प्रेजेंट हो गया, इफेक्ट ऑफ क्या बोल रहा हूं मैं, न्यूक्लियर स्पिन। यदि इफ हमारा सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है किसी भी मॉलिक्यूल में, तो जितने भी J ऑड वैल्यू हैं वो क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। J ऑड वैल्यू क्या हो जाएंगे, सभी गायब हो जाएंगे यदि सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। जैसे हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या होता है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है, तो जितने भी J ऑड वैल्यू होंगे वो सब क्या हो जाएंगे, गायब। हम लोग बनाए थे, ठीक है, R0, R1, R2, R3, यहाँ पे P1, P2, P3, तो ऑड वैल्यू ये गायब हो जाएगा, यहाँ पे कोई सिग्नल नहीं आएगा। R1 गायब हो जाएगा, कोई सिग्नल नहीं आएगा। R3 गायब हो जाएगा, कोई सिग्नल नहीं आएगा। P3 गायब हो जाएगा, कोई सिग्नल नहीं आएगा। तब 2 स्पेक्ट्रम के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक 4 भी था और यहाँ से यहाँ 2 भी था, तो टोटल कितना हो गया, 6 भी हो जाएगा। P2 और R0 के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 10 भी हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन बनाता है
ऐसे क्वेश्चन आते हैं, प्रैक्टिस करेंगे तो पता चलेगा। इसको बोलते हैं इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर स्पिन। जब सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है तब ये होता है। यदि मैं एक चेंज कर दूं, यहाँ पे देखो दोनों ऑक्सीजन का सेम है, दोनों का एटॉमिक वेट कितना है 16 है। अगर मैं ये चेंज कर दूं, एक 18 वाला ले लूं, आइसोटोप ले लूं जिसका मास कितना है 18 है, तब यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, ये लागू नहीं होगा। यदि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड ऐसा है जिसमें दोनों ऑक्सीजन सेम है तो ये लागू होगा, अगर अलग अलग है तो लागू नहीं होगा। ये होगा हमारा खत्म क्या, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। लास्ट आता है हमारा क्या, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। हमारे इंडिया का पूछता है भैया क्या, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, वाइब्रेशन और रोटेशन जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बेस्ड है, याद रखना। ठीक है, अच्छा आप लोगों के लिए छोटा सा होमवर्क है, आईआर के लिए कौन सा सोर्स यूज करते हैं और माइक्रोवेव के लिए कौन सा सोर्स यूज करते हैं, ये आप लोगों का छोटा सा क्वेश्चन है। जो लोग मेरे वीडियो को पूरा देखते हैं वो लोग कमेंट करके बताना, आईआर रेडिएशन निकालने के लिए हम लोग कौन सा सोर्स यूज करते हैं और माइक्रोवेव निकालने के लिए हम लोग कौन सा सोर्स यूज करते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, अरे यार ठीक, हम लोग जानते हैं रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इसमें लेजर लो लाइट हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, वीक इफेक्ट होता है, इसमें लाइट का क्या होता है, स्कैटरिंग होता है, सब थ्योरी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, हम लोग जानते हैं 3 प्रकार के हमको देखने को मिलते हैं, एक होता है रेले स्कैटरिंग, एक होता है क्या स्टोक लाइन या स्टोक स्कैटरिंग, एक होता है क्या एंटी स्टोक लाइन या एंटी स्टोक स्कैटरिंग। रेले में क्या होता है, रेले में क्या होता है, जितने भी एनर्जी का लाइट आता है जब वो ट्रांसमिट होता है तो उतना ही उसका एनर्जी रहता है, एनर्जी में चेंज देखने को नहीं मिलता है। यदि हमारा ट्रांजिशन स्टार्ट हुआ 0 से 1 में गया, सॉरी 0 में गया, तो यहाँ से या फिर जो है वापस आ गया, कोई भी चेंज हम लोग को देखने को नहीं मिला। ठीक, 0 से गया था, 0 में वापस आ गया। स्टोक में क्या होता है, स्टोक में क्या होता है भैया, इसको पहले बनाते हैं, इसको पहले बनाते हैं 0 1। ठीक है, इसमें क्या हुआ 0 से गया लेकिन 1 में आया, तो इतना एनर्जी क्या हो गया हमारा लॉस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे इंसिडेंट लाइट का एनर्जी क्या होता है, ज्यादा होता है एज कंपेयर ट्रांसमिटेड लाइट। ठीक है, इसको ट्रांसमिटेड लाइट, ये इंसिडेंट लाइट। एंटी स्टॉक में क्या होगा, 0 से जाएगा, सॉरी 1 से जाएगा और 0 में आएगा, तो यहाँ पे क्या होता है इंसिडेंट लाइट का एनर्जी कम हो जाता है, किससे, ट्रांसमिटेड लाइट से। ये हमारा एंटी स्टोक, स्टोक और रेले स्कैटरिंग। ठीक है, और यहीं पे देखो 0 से 1, 0 से 1, 1 से 0, तो ये दोनों किसको बताएंगे, फंडामेंटल वाइब्रेशन, क्योंकि यहाँ पे क्या है v इज इक्वल टू 0, v इज इक्वल टू 1, 0 से 1 में गया कि नहीं, 1 से 0 में आया कि नहीं, तो ये क्या है फंडामेंटल वाइब्रेशन। तो अगर इतना का वैल्यू पूछ दे तो ये क्या होगा, इसका फॉर्मूला डेल ई इज इक्वल टू ओमेगा ई 1 माइनस 2 एक्स ई पर सेंटीमीटर। इतना का वैल्यू पूछ दे आपसे, इतना वैल्यू कितना है, तो ये फॉर्मूला आप लोग जो है लगा सकते हैं। इंटेंसिटी किसकी सबसे ज्यादा होती है, तो रेले की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद स्टोक की, और एंटी स्टोक की इंटेंसिटी क्या होती है, सबसे कम होती है। ठीक है, इसके बाद आता है रमन शिफ्ट। रमन शिफ्ट कैसे निकालते हैं, रमन शिफ्ट कैसे निकालते हैं, तो 2 तरीके हैं। आप क्या करो, आप रेले में माइनस कर दो, रेले वैल्यू में क्या कर दो, माइनस कर दो, रमन रेले फ्रीक्वेंसी जो भी है उसमें माइनस कर दो किसको, स्टोक को, किसको, स्टोक फ्रीक्वेंसी को, या फिर एंटी स्टोक में माइनस कर दो किसको, जब क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो बताऊंगा हो क्या रहा है, एंटी स्टोक में माइनस कर दो किसको, रेले को। तो दोनों से आप बता सकते हो कि रमन फ्रीक्वेंसी का वैल्यू मतलब चेंज कितना आ रहा है, इंसिडेंट लाइट और ट्रांसमिटेड लाइट में एनर्जी में चेंज कितना आया हमारा, उसको आप लोग जो है बता सकते हो किसके माध्यम से, रमन फ्रीक्वेंसी के माध्यम से। और जब भी ये कैलकुलेशन हम लोग करेंगे, याद दिलाना मेरे को, तो उस समय वैल्यू हमेशा पर सेंटीमीटर में होना चाहिए। यदि आपको वैल्यू जूल में दिया है तो पहले उसको पर सेंटीमीटर चेंज करो, यदि आपको वैल्यू जो है किसी दूसरे यूनिट में दिया, कुछ भी यूनिट में दिया है, तो उसको आपको क्या करना है, पर सेंटीमीटर पहले चेंज करना है, फिर इस फॉर्मूला का यूज करना है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं करने हैं। ठीक है, याद रखना है इस चीज को। चलिए बात करते हैं यहाँ पे रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। क्या रोटेशन भी करेगा और रमन भी दिखाएगा।
अच्छा, जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं सभी के सभी रमन एक्टिव होते हैं, याद रखना। जितने भी इस दुनिया में मॉलिक्यूल होते हैं सभी के सभी क्या होते हैं, रमन, रोटेशनल रमन एक्टिव होते हैं। एक्सपेक्ट परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल रोटेशनल रमन एक्टिव नहीं होते हैं। ठीक है, तो बात कर रहा हूं क्या, रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो इसके लिए सिलेक्शन रूल चेंज हो जाता है क्या, देखो डेल जे इक्वल टू 0 और +-2। अब देखो उस वाले जब हम लोग पढ़ रहे थे क्या, वाइब्रेशन रोटेशन पढ़ रहे थे, वाइब्रेटिंग रोटेटर पढ़ रहे थे, तो उसमें क्या था, डेल जे इक्वल टू +-1 भी था, 0 भी था। ठीक है, तो उसमें लोग तीन टाइप के ब्रांच दिखे थे, क्या, पी क्यू आर। ठीक है, हम लोग का पी क्यू आर दिखा था। अब यहाँ पे क्या आएगा, ओ भी आएगा, पी क्यू और एस भी आएगा, ओ और एस भी आ जाएंगे। बताया था ना आपको, -2 -1 0 +1 +2, तो इसका तो यूज कर लिए थे, इसका अब ओ और एस का यूज होगा। ठीक है, चलो, तो स्टोक लाइन के लिए क्या होगा, स्टोक लाइन के लिए फॉर्मूला हो जाएगा हमारा क्या, स्टोक लाइन के लिए फॉर्मूला होगा हमारा न्यू नॉट बार -4b बी 4j + 6 b 4j + 6, ये होगा किसके लिए, स्टोक लाइन के लिए, -b 4j + 6। ठीक है, और एंटी स्टोक के लिए क्या हो जाएगा, एंटी स्टोक के लिए न्यू नॉट बार माइनस प्लस हो जाएगा ये 4j + 6। यहां से आप एंटी स्टोक और स्टोक लाइन का जो है वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, चलो अब समझते हैं यहाँ पे ट्रांजिशन कैसे होगा। डेल जे इक्वल टू तो +2 लगेंगे, फिर -2 लेंगे, तो मैं डायरेक्ट आपको ये वाला बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, वो वाला बनाएंगे तो टाइम लगेगा, डायरेक्ट ये वाला देखना है। बीच में क्या होगा हमारा ये, ठीक है, बीच में क्या होगा हमारा ये, ठीक, ये क्या है, ये समझ रहे हो नहीं, ये रेले है ना, ये क्या है, रेले है, तो ये रेले है। उसके बाद देखो +4b या -4b होगा यहाँ पे। ठीक है, तो पहला वाला जो चेंज होगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या, 0 से हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे 0, एक मिनट, हाँ ठीक, यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0, 1 1 2 2 3 3, इधर वाला दोनों क्या है, अलग अलग ब्रांच है ना, एक क्या है एस ब्रांच है और एक क्या है ओ ब्रांच है। ये स्टोक के लिए है और ये एंटी स्टोक के लिए है। ठीक है, तो दो, एक स्टोक और एंटी स्टोक के बीच में डिफरेंस कितना होता है, तो याद रखना, ये होता है 6b, ये भी होता है 6b, तो स्टोक और एंटी स्टोक के बीच में डिफरेंस कितना हो जाएगा, 12b। याद रखना, पूछता है। ठीक है, स्टोक और एंटी स्टोक के बीच में डिफरेंस कितना होगा, 12b का डिफरेंस आएगा। बाकी जितने भी होते हैं सब 4b होते हैं, ये 4b, ये 4b, ये 4b। ठीक है, तो दो स्टोक लाइन के बीच डिफरेंस कितना रहेगा, 4b का, दो एंटी स्टोक लाइन के बीच डिफरेंस कितना रहेगा, 4b। लेकिन एक स्टोक और एक एंटी स्टोक के बीच का डिफरेंस कितना रहेगा, यहाँ पे याद रखना 6b। ठीक है, सॉरी 12b क्या हो जाएगा, एक स्टोक और एक एंटी स्टोक के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 12b। याद रखना, फर्स्ट स्टोक और रिले के बीच में डिफरेंस कितना होगा, 6b। फर्स्ट एंटी स्टोक और रिले के बीच में डिफरेंस कितना होगा, 6b। बी का वैल्यू देखो, सिंपल क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, आपको बी का वैल्यू दे देगा और निकालने के लिए बोल देगा, एकदम इजी फॉर्मूला क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखना है बस आपको। सेम यहाँ पर भी आएगा। ठीक है, सेम यहाँ पर भी क्या आएगा, इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर स्पिन, जैसे वहां पे आया था। यदि COS प्रेजेंट है तो जितने भी इवन वैल्यू है, वहां पे क्या हुआ था, ऑड वैल्यू डिसअपीयर हुआ था, ऑड वैल्यू को हम लोग मिटा दिए थे, तो यहाँ पे इवन वैल्यू को मिटाएंगे हम लोग, ये गायब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे पूछ दिया कि 1 और 3 के बीच डिफरेंस कितना है, तो कितना हो जाएगा, 4 + 4 8b हो जाएगा। ठीक है, दो क्रमागत स्टोक लाइन के बीच डिफरेंस कितना है, यदि COS प्रेजेंट है तो 8b, यदि COS एब्सेंट है तो 4b, क्योंकि तब यहाँ पे 2 अभी आ जाएगा, ये दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 4b, लेकिन अब तो ये है नहीं। अगर COS प्रेजेंट है तो 8b, COS प्रेजेंट नहीं है तो 4b। देखो कितना ट्रिकी क्वेश्चन बनता है यहाँ से, लेकिन इजी है। ठीक है, अगर क्या करो आप COS को हटा दोगे तो वहां पे इवन वैल्यू जो है डिसअपीयर नहीं होगा। ठीक, चलिए बात करते हैं उसके बाद। ये था हमारा क्या, रमन, रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ऐसे ही आता है क्या, रोटेशनल वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, रोटेशनल वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, रोटेशनल वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो जितने भी इस दुनिया में मॉलिक्यूल हैं
परफेक्ट, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, दुनियादार, ये सब सभी के सभी वाइब्रेशनल रमन एक्टिव होते हैं। ठीक है, चलो इसके लिए स्टोक लाइन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्टोक लाइन के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वही बार माइनस ओमेगा ई 1 माइनस 2 एक्स ई, सही लिखा। हाँ, ये स्टोक लाइन के लिए। एंटी स्टोक के लिए क्या हो जाएगा, एंटी स्टोक के लिए क्या हो जाएगा, ओमेगा नॉट माइनस की जगह प्लस ओमेगा ई 1 माइनस 2 एक्स। यूनिट क्या होगा, पर सेंटीमीटर, ये परसेंट। ये स्टोक लाइन की एनर्जी, एंटी स्टोक लाइन की एनर्जी। ठीक है, चलिए ये हमारा हो गया क्या, वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब लास्ट आता है इसमें रूल ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूजन। यहां से भी क्वेश्चन बनता है, रूल ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूजन, यहां से क्वेश्चन देखने को मिलता है। रूल ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या बोलता है, देखो यदि COS प्रेजेंट है, इफ COS सेंटर ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट, देन जितने भी IR एक्टिव होंगे वो रमन इनएक्टिव होंगे। जितने भी IR एक्टिव मोड होंगे वो रमन इनएक्टिव होंगे। रमन इनएक्टिव मतलब दोनों के दोनों बराबर नहीं होंगे। यदि COS एब्सेंट है, COS एब्सेंट है तो जितने IR एक्टिव होंगे सभी के सभी रमन एक्टिव भी होंगे, एंड वाइस वर्सा। अगर COS प्रेजेंट है, रमन एक्टिव है तो IR इनएक्टिव हो जाएगा। यदि COS एब्सेंट है, रमन एक्टिव है तो IR एक्टिव भी हो जाएगा। जैसे कि CO2, ठीक है, हमारे पास क्या है CO2, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है क्या, बिल्कुल प्रेजेंट है। तो जितने मोड होंगे सभी के सभी क्या होंगे, या तो IR होंगे, दोनों कॉमन नहीं होंगे। कोई भी मोड को आप नहीं बोल सकते कि IR एक्टिव है तो रमन एक्टिव भी होगा, या तो वो IR एक्टिव होगा या रमन एक्टिव होगा। जितने मोड होंगे या तो IR होगा या फिर रमन होगा। लेकिन जैसे H2, ये क्या है, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होता है, तो इसमें जितने भी IR एक्टिव मोड होंगे, मान लो 3 वाइब्रेशन मोड हैं तो तीनों IR भी होंगे और तीनों रमन एक्टिव भी होंगे। ठीक है, क्लियर है। ये हमारा फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी पूरा कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका PYQ भी करेंगे जब हम लोग का फिजिकल का थ्योरी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप लोग पढ़ते रहिए, कुछ भी डाउट आता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, टेलीग्राम में आप पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।